हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी रिसर्च के टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वांटिटिव रिसर्च। क्वांटिटिव रिसर्च भी हमने देखा था कि दो तरह की होती हैं रिसर्च स्टडीज़। क्वांटिटिव के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिज़ाइंस हैं, जो कौन से डिज़ाइंस, किस तरह के डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक जो रिमाइंडर है वो आपको मैं याद दिला देती हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च स्टडी है वो मैंने पहले भी बताया था, पहले की वीडियोस में आप देख सकते हो कि 3 तरह की होती हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है इसको हमने 3 जो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, दूसरी है हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और एक है आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल। जो 3 हमने टाइप्स पहले पढ़ लिया था, जब हमने इसको क्लासिफाई किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो 3 तरह की होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो इसमें इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम इसके जो डिज़ाइंस हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में हमें पता चलेगा, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें फिर आपको कुछ किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी अगर आपको बेसिक जो कंसेप्ट है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, क्वासी क्या होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, अगर ये पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कौन सी होती हैं? इन स्टडीज़ की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है इसको हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं, RCT। ठीक है, RCT का मतलब क्या है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को आप भूल जाएं। अभी हम क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल को पढ़ रहे हैं। तो RCT भी बोलते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है फिर RCT की है, तो इसकी 3 मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? कोई भी अगर RCT है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट होती है मैनिपुलेशन, दूसरा है आपका कंट्रोल, और थर्ड है रैंडमाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ये 3 जो पॉइंट्स हैं, 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आपको सब कुछ समझ में आ गया मान लो। ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल है। बस आपको सिर्फ ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं ये अच्छे से समझनी है। तो सबसे पहले मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, इंटरवेंशन देंगे, और दूसरे ग्रुप को हम किसी तरह के इंटरवेंशन नहीं देंगे। मीन्स हम एक ग्रुप में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करेंगे और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे, और दूसरे ग्रुप में हम ऐसी कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम हाइपोथेसिस रखते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक मान्यता है कि हमने हाइपोथेसिस बनाया कि जो मसाज है, मसाज इज इफेक्टिव पेन रिलीफ थेरेपी इन नर्सिंग होम रेजिडेंट्स। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस है कि जो पेन रिलीफ, जो मसाज के लिए, मीन्स अगर हम मसाज करते हैं वो एक तरह का इफेक्टिव पेन रिलीफ थेरेपी है नर्सिंग होम रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मसाज को हमने एक इफेक्टिव थेरेपी माना है नर्सिंग होम रेजिडेंट्स के लिए, हमारी हाइपोथेसिस है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी किस तरह की होगी कि हम 2 ग्रुप हम बनाएंगे। ठीक है, A और B 2 ग्रुप हैं हमारे। तो एक ग्रुप में हमारा जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मसाज। ठीक है, और इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा? पेन रिलीफ। ठीक है, मीन्स पेन के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। तो मीन्स हमने मैनिपुलेट क्या है, मैनिपुलेशन क्या है कि मसाज को दिया है नर्सिंग होम रेजिडेंट्स को, और उसका इफेक्ट देखा है कि पेन रिलीफ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो एक ग्रुप में तो हमने जो ट्रीटमेंट है मसाज दी है, और B ग्रुप में हमने किसी तरह का जो है पेन रिलीफ थेरेपी नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ग्रुप को हमने
ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, दूसरे को नहीं दिया है, तो ये हमारा मैनिपुलेशन हुआ। यहाँ पे हमने इस ग्रुप में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया, और ताकि उसका जो इफेक्ट है पेन रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, पेन हमारा क्या हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो पेन के ऊपर हमारा इफेक्ट देख रहे हैं। तो इस ग्रुप में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनिपुलेशन। मीन्स जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है उसमें हम एक ग्रुप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और दूसरे ग्रुप को हम ट्रीटमेंट या फिर इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, आप मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ समझ लो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया मैनिपुलेशन, और जो मैनिपुलेशन है मैनिपुलेशन मीन्स इंटरवेंशन प्रोवाइड करना एक ग्रुप को, ठीक है, तो उस ग्रुप जो इंटरवेंशन है वो हमारी पहले से जो है लिखी होनी चाहिए अच्छे से, एक प्रोटोकॉल हमारा वेल फॉर्म प्रोटोकॉल बना होना चाहिए, उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि जो इंटरवेंशन है किस तरह की होगी, ठीक है, वो इंटरवेंशन एक्चुअल में है क्या, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए उस प्रोटोकॉल में, किस टाइम वो इंटरवेंशन देगी, किसके थ्रू वो देगी, ठीक है, मीन्स जो कौन उस इंटरवेंशन को कौन देगा, ठीक है, और किस तरह कितनी डोज दी जाएगी, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो इंटरवेंशन दी जाएगी, ठीक है, तो इस तरह का एक जो प्रोटोकॉल है वो पहले से बना होना चाहिए स्टडी कंडक्ट करने से पहले। और इसमें जो मैनिपुलेशन का एक जो मेन पॉइंट क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो इक्वल या फिर जो आइडेंटिकल जो ट्रीटमेंट है सब लोगों को मिलना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव उस चीज़ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैनिपुलेशन में हमने ये पॉइंट कर लिया। फिर है तो मैनिपुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे बहुत सारे जो रिसर्चर हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कंट्रोल का मतलब कंट्रोल ग्रुप से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही, कंट्रोल का मतलब हो रहा है कि जो भी एनवायरमेंटल सिचुएशंस है उनको कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल द एनवायरमेंटल सिचुएशन, एनवायरमेंटल सिचुएशन, ठीक है। और दूसरे टर्म में इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि होल्ड और कंट्रोल द इन्फ्लुएंसेस, होल्ड द इन्फ्लुएंसेस विच इन्फ्लुएंसेस या फिर फैक्टर विच वैरी द या फिर विच चेंज द विच हैज़ इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स हम उन इन्फ्लुएंस और उन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, होल्ड ऑन करेंगे जिसका अफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आता है, ठीक है। हम एक ग्रुप को है हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे, जो दूसरा ग्रुप है जिसको कोई किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं मिल रहा है उस ग्रुप को हमें क्या है कंट्रोल करना है, उस ग्रुप में कोई इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर है जिसकी वजह से उसके रिजल्ट पे फ़र्क आ सकता है, उन सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, होल्ड द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ठीक है, जो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो किसकी बात हो सकती है, कंफाउंडिंग वेरिएबल की, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं या फिर इनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से स्टडी में अफेक्ट आ सकता है, स्टडी का जो रिजल्ट आना चाहिए, जो आउटकम है उसके ऊपर अफेक्ट आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम एक स्टडी लेते हैं जो हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ जो टीनेज है, ठीक है, टीनेज जो मदर है टीनेज मदर आर मोर एट रिस्क ऑफ LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, ठीक है, जो टीनेज मदर हैं दे आर मोर एट रिस्क ऑफ LBW इन्फेंट्स देन ओल्डर मदर्स बिकॉज ऑफ एज, ठीक है। ये भी हमारा एक तरह का हाइपोथेसिस है। हमने क्या माना है कि जो टीनेज मदर हैं या फिर जो यंगर जो मदर हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होती हैं कि उनके जो दे आर हैविंग LBW इन्फेंट्स,
ऑफ हैविंग, कि उनको जो है लो बर्थ वेट इन्फेंट्स होने के ज़्यादा रिस्क पे हैं देन ओल्डर मदर, ठीक है, ताकि क्योंकि बिकॉज ऑफ एज, ठीक है, एज फैक्टर के कारण। तब ये हमारा एक तरह का हाइपोथेसिस हमने बनाया। स्टडी कंडक्ट हो जाती है और स्टडी में जो आउटकम आता है यानी जो रिजल्ट आता है वो भी इसी तरह का आता है कि जो टीनेज मदर हैं, ठीक है, उनको LBW इन्फेंट्स ज़्यादा होते हैं और जो ओल्डर मदर हैं उनको LBW इन्फेंट्स कम होते हैं, मीन्स वो नॉर्मल वेट के इन्फेंट्स उनको होते हैं। बट उस स्टडी के टाइम एक चीज़ और निकल के आती है कि जो टीनेज मदर से भी कम की जो मदर है, मीन्स अगर हम एक स्पेसिफाइड ग्रुप रख लेते हैं, जैसे जो 25 की एज है, ठीक है, वो टीनेज मदर हमने माना था, ठीक है, मीन्स 25 एज के मदर्स हैं वो हमारी टीनेज मदर हैं, ठीक है। अब उनसे भी जो कम एज की हैं, मीन्स 20 की एज में है जो मदर्स, ठीक है, एट द एज ऑफ 20 जो मदर्स हैं उनके जो इन्फेंट हैं और जो टीनेज मदर के इन्फेंट्स को कंपेयर किया जाए तो हमने ये देखा कि जो टीनेज मदर इनसे फिर भी ज़्यादा रिस्क पे हैं, ठीक है। मीन्स होना क्या चाहिए था इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, जो 20 एज पे हैं मदर्स उनको LBW इन्फेंट्स होने चाहिए। बट इस स्टडी के टाइम हमने क्या पाया कि 20 एट द एज ऑफ 20 जो मदर हैं और जो 25 जो मदर हैं, 25 एज पे जो मदर हैं, जो LBW इन्फेंट्स हो किनको ज़्यादा हो रहे हैं, 25 जिनकी एज है उनको ही ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये जो रिज़ल्ट है ये क्यों हम फ़र्क आया इस चीज़ में, क्या रिज़ल्ट में क्या डिफरेंस आया, क्यों आया, वो किस वजह से आया होगा, ड्यू टू दी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है, वो किसकी वजह से आया, हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से। मीन्स अगर इस स्टडी में जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होगा हमारा प्री नेटल केयर हो सकता है, ठीक है, प्री नेटल केयर या फिर प्री नेटल विजिट्स हैं, क्या पता जो 20 एज की जो मदर है उसने ज़्यादा की हो, ठीक है। दूसरा जो कंफाइंडिंग वेरिएबल्स क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर, ठीक है, न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो इन दो फैक्टर की वजह से जो 20 जिनकी एज 20 है उनको लो बर्थ वेट के जो बेबी हैं वो नहीं हुए, बट जो 25 एज के ग्रुप में हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं फॉर हैविंग दी LBW इन्फेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, वो हमने स्टडी में इंक्लूड नहीं किए थे, बट ना चाहते हुए भी इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल ने किसके ऊपर अफेक्ट डाल दिया, हमारे रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट डाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो हम देखना क्या चाह रहे थे कि एज फैक्टर को हम देखना चाह रहे थे कि एज फैक्टर डिपेंड करता है कि LBW इन्फेंट्स होने के या फिर नहीं होने के। तो हमारे जो स्टडी में कुछ हमें प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप हम बनाना चाह रहे थे, एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, उस रिलेशनशिप को हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। वो हमारा जो आउटकम है, जो हमारा रिजल्ट है, वो अफेक्ट हुआ ड्यू टू दी कंफाउंडिंग वेरिएबल, ड्यू टू दी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को और कंफाउंडिंग वेरिएबल को ही हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हमें जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, उनको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो एक कंट्रोल का मतलब हमारा ये हो गया कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन को करना है। दूसरे टर्म्स में हम कंट्रोल को किस तरह से समझ सकते हैं कि हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के साथ साथ हमें जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, मीन्स एक ग्रुप हमारा क्या चीज़ है, एक में हम अपनी जो इंटरवेंशन है दे रहे हैं और जो दूसरा ग्रुप है उसमें हम अपनी इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और जिस ग्रुप में हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप को भी हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, थेरेपी या फिर कोई ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन देनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब हमारा एक तो हो गया कंट्रोल द सिचुएशन। दूसरा मतलब क्या होता है कि हमें उस तरह की जो मेजर्स हैं, डिसाइड्स मेजर्स फॉर अपोजिट ग्रुप, ठीक है। जो भी हमारा अपोजिट ग्रुप होगा, जैसे एक ग्रुप में हम क्या देंगे इंटरवेंशन, जो भी उसके अपोजिट ग्रुप होगा, अपोजिट ग्रुप डिसाइड्स मेजर्स फॉर अपोजिट ग्रुप, ठीक है। अपोजिट ग्रुप या फिर जिसमें इंटरवेंशन हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब RCT की बात कर रहे हैं तो हम एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल। दो ग्रुप हम जनरली लेते हैं, एक को हम बोल देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप।
अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने ट्रीटमेंट दिया है और कंट्रोल ग्रुप में हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया है। बट अब कंट्रोल ग्रुप में हमें क्या करना है कि एक तो चीज़ हमें क्या करनी होती है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल करना होता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल सिर्फ हमें कंट्रोल ग्रुप में नहीं करना होता, हमें एक्सपेरिमेंटल में भी हम करना है, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्ट है हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंट्रोल के अंदर ही हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल ग्रुप के लिए कुछ तरह के इस तरह के जो मेजर्स हैं हमें डिसाइड करने होते हैं जो हम एक ऑल्टरनेट वे की तरह हम उसको दे सकें। इसमें तो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट अल्टरनेट वे में इसको भी हम किसी तरह की थेरेपी, किसी तरह की इंटरवेंशन उसको मिले, ताकि किसी इस ग्रुप को भी लगना चाहिए कि इनको भी अटेंशन मिल रहा है, उनकी जो केयर है, जो स्टैंडर्ड केयर है वो की जा रही है। क्योंकि नर्सिंग स्टडीज़ में ऐसा होता है कि अगर हम जो हमारी मोस्टली जो स्टडीज़ हैं अगर क्लिनिकल होती हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट्स हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ग्रुप के जो पेशेंट्स को हम कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं और दूसरे ग्रुप को हम कोई इंटरवेंशन ना दें। हम नर्सिंग स्टडीज़ में जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है उसको भी किसी न कोई अल्टरनेटिव की जो इंटरवेंशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल में हमें क्या करना है कि एक तो हमें कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल करना है, ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल करना है। दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप के लिए कुछ मेजर्स भी हमें तैयार करने होते हैं, ठीक है, जैसे जो काउंटर फैक्चुअल, इसको बोलते हैं कि काउंटर फैक्चुअल, ठीक है, मेजर्स जो काउंटर फैक्चुअल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, मीन्स अगर इस ग्रुप में कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह क्या देंगे, ठीक है। काउंटर फैक्चुअल का मतलब क्या होता है कि ऑल्टरनेट वे में हम उसको ग्रुप को क्या देंगे। तो जैसे कंट्रोल ग्रुप में एक तो क्या है कि कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी दे दें, ठीक है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी। इधर जैसे हम पेन रिलीफ कोई थेरेपी दे रहे हैं, कोई पेन रिलीफ थेरेपी है हमारे पास, जैसे हमने मसाज की, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमने मसाज की, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, मसाज किया है। और दूसरे ग्रुप में हम क्या कर दें, जैसे म्यूज़िक थेरेपी दे दें, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का ऑल्टरनेटिव है, तो इस ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में है, मैंने वो क्या बोला, इधर हम मसाज दे रहे हैं तो इधर हमने क्या कर दिया, म्यूज़िक जो है थेरेपी, कोई ऑल्टरनेटिव जो थेरेपी दे दी, ठीक है। दूसरे मेजर्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं एज अ काउंटर फैक्चुअल, कि यहाँ पे हम प्लेसिबो इफेक्ट दे दें, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है कि एक तरह की सूडो इंटरवेंशन होती है, सूडो इंटरवेंशन। जो एक्चुअल जो इंटरवेंशन है जो हम उसको दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, वो नहीं देनी, बट एक तरह की जो फॉल्स इंटरवेंशन है, ठीक है, वो हम उसको ग्रुप को दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इधर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें तो हम कोई फार्मास्यूटिकल जो ड्रग है वो दे रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक ड्रग एक्स दे रहे हैं, बट इस ग्रुप को हम क्या है, एनएस से फ्लश कर दें, ठीक है, नॉर्मल लाइन से फ्लश कर दें। तो इनको भी, कंट्रोल ग्रुप को भी लगेगा कि जो उनको भी अटेंड किया जा रहा है, ठीक है, मीन्स जो भी केयर गिवर है वो उनके लिए भी अटेंटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हमारा अफेक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम सीडो इंटरवेंशन देंगे, प्लेसिबो देंगे, और इधर हम क्या है, जो ओरिजिनल जो हमारी है एक्चुअल जो इंटरवेंशन है वो देंगे। दूसरे हम क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड जो केयर है, स्टैंडर्ड जो केयर है वो हमें इस ग्रुप को देनी है। मतलब जो है हमें इस ग्रुप को नेगलेक्ट नहीं करना है, कि इसको लगना नहीं चाहिए कि हम उसको किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको किसी तरह का उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा हम नेक्स्ट स्टेप इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो गया, प्लेसिबो इफेक्ट, जो स्टैंडर्ड जो केयर है वो हम देंगे, ठीक है। और एक हो सकता है कि हम जो वेटिंग इसको बोलते हैं वेटिंग कंट्रोल ग्रुप की तरह इसको बनाएं, ठीक है। वेटिंग कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि जैसे इंटरवेंशन हमने इस ग्रुप को दी, इसको नहीं दी थी, मगर स्टडी कंप्लीट होने के बाद हमने स्टडी कर ली, रिजल्ट आ गया, हमने अपने डिसेमिनेट कर दी फाइंडिंग्स, उसके बाद इस ग्रुप को हम वही सेम इंटरवेंशन दे दें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेटिंग कंट्रोल ग्रुप, मीन्स बाद में वेट करवा के उसको वो थेरेपी दे दी, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेजर्स हैं जो हम यूज़
कर सकते हैं। एक और मेज़र हो सकता है कि हम इस जो ये जो इंटरवेंशन, मान लो हमने 50 mg की कोई ड्रग दी है, ठीक है, और इधर हम क्या है सिर्फ 5 mg की ड्रग दे दें, मीन्स हमने डोज और इंटेंसिटी में फ़र्क कर दिया, इंटरवेंशन में फ़र्क कर दिया, और जो हमारी इंटरवेंशन सेम थी, ठीक है, डोज और इंटेंसिटी में हमने फ़र्क कर दिया उस ड्रग की, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेजर्स हो सकते हैं जो एज ए काउंटर फैक्चुअल हम यूज़ कर देंगे, ताकि जो कंट्रोल ग्रुप है उसको ये ना लगे कि किसी तरह का उसके ऊपर ध्यान नहीं जरा, देयर इंटेंशन जो डेफिशिएंट है उनको किसी तरह का लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दो तरह से हम इस कंट्रोल वर्ड को समझ लिए। यहाँ पे वर्ड हमारा कंट्रोल ग्रुप से मतलब नहीं है, कंट्रोल मतलब है उन सिचुएशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। स्टडीज़ में जो भी हार्मफुल जो सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से अफेक्ट आ सकता है स्टडी पे, उन सिचुएशंस को उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो हमारा मैनिपुलेशन हो गया, कंट्रोल हो गया। लास्ट है हमारा रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को या फिर पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन से मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट दी पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमली हम काम करते हैं, रैंडमली तो दो ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो, हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हैं तो रैंडमली हम पार्टिसिपेंट्स को किस में डिवाइड कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और कुछ को हम करेंगे कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। आरसीटी की बात कर रहे हैं तो हम कंट्रोल ग्रुप यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन ग्रुप नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम कंट्रोल वर्ड यूज़ करते हैं, कंट्रोल ग्रुप और इधर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स का जो असाइनमेंट है वो हम रैंडमली करते हैं, अपने जो जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से उनको असाइन नहीं करता। अब रैंडमली कैसे असाइन कर सकता है, यहाँ पे फ्लिप ऑफ कॉइन, ठीक है, एक सिक्का उछाल के हेड आया तो इस तरफ कर दिया, टेल आया तो इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से भी हम पार्टिसिपेंट को चूज़ कर सकते हैं। दूसरे मेथड कौन से हो सकते हैं, जैसे हम रैंडमाइज जो सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ी थी उनसे भी हम पार्टिसिपेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो पार्टिसिपेंट है एक्सपेरिमेंटल में जाएगा और कौन सा कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो रैंडमाइज जो सैम्पलिंग है, जैसे सिंपल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी, क्लस्टर थी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तो उनका यूज़ करके भी हम पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स में या फिर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन प्रोसेस हमें, तो ये हम क्यों करते हैं, बायसनेस को कम करने के लिए, ठीक है, बायसनेस को कम करने के लिए। अब बायसनेस क्या होती है ये हम अलग से स्टडी करेंगे। ये एक तरह के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट में एरर आता है, हमारे जो रिजल्ट हैं वो गलत आते हैं, ठीक है। तो बायसनेस को कम करने के लिए हम रैंडमली असाइन करते हैं ग्रुप्स को, और दूसरा मेन रीज़न क्या हो सकता है कि दोनों ग्रुप में हमें एक जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जैसे करैक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेम करैक्टरिस्टिक के जो लोग हैं वो हम दो ग्रुप में हमें मिलेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि हम इस तरह से जो कंफाउंडिंग वेरिएबल हैं दोनों ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए से हम क्या है कि रैंडमाइजेशन को हम करते हैं। तो हमारी जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मैनिपुलेशन भी होना चाहिए, मीन्स इंटरवेंशन हम देंगे ग्रुप को एक को नहीं देंगे, कंट्रोल होना चाहिए सिचुएशन पे, और हम ग्रुप डिवाइड करेंगे वो हम रैंडमाइज्ड करेंगे, ठीक है। नॉन रैंडमली हम नहीं कर सकते, जो रिसर्चर है अपनी मर्जी से जो है डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारी करैक्टरिस्टिक्स होगी आरसीटी की, यानी ट्रू एक्सपेरिमेंटल की, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हमारा मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है, कंट्रोल भी होता है, बट रैंडमाइजेशन नहीं होता, ठीक है। जो रैंडमाइजेशन है वो यहाँ पे नहीं होता। जो रिसर्चर है अपनी मर्जी से ग्रुप्स को डिसाइड कर सकता है कि कौन सा ग्रुप या फिर कौन सा पार्टिसिपेंट किस ग्रुप में जाएगा, एक्सपेरिमेंटल में जाएगा, कंपैरिजन में जाएगा, ठीक है। मगर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो इंटरवेंशन तो मिलेगी एंड मैनिपुलेशन तो होगा ही, कंट्रोल भी प्रेजेंट होता है, बट रैंडमाइजेशन है वो नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। और प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि सिर्फ मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, सिर्फ क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता, किसी तरह का रैंडमाइजेशन नहीं होता। इसलिए जो प्री एक्सपेरिमेंटल सबसे वीक जो डिज़ाइन माना जाता है, सबसे बहुत कम लोग इसको करते हैं, जैसे जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस तरह की स्टडीज़ को कर सकते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल बहुत ईजी होती है, बहुत वीक होता है, ठीक है।
हमारी जो बेस्ट जो होती हैं, जो अच्छी स्टडीज़ मानते हैं, वो हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल को मानते हैं, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होती है। मैनिपुलेशन भी किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है और रैंडमाइजेशन भी किया जाता है। ठीक है, अब हमने जो बेसिक जो कंसेप्ट है कि एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या है, क्वासी क्या है, प्री एक्सपेरिमेंटल, वो आप पढ़ लिया है। अब इसके अंदर जो डिज़ाइंस हैं, ठीक है, कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल का डिज़ाइन कौन से होते हैं, क्वासी के कौन से होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।